नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उदय। पिछली क्लास में जो हमने 16 महाजनपद देखे थे, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, उन्हीं 16 महाजनपद में से एक महाजनपद मगध, जो बिहार वाले क्षेत्र में स्थित था, मगध, जिसकी राजधानी राजगृह या ग्रीविस थी, वो आगे चलकर एक साम्राज्य का रूप धारण करता है और भारत का पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है तथा वह अपने विभिन्न आसपास के शक्तिशाली महाजनपदों जैसे बस्त हुआ, अवंती हुआ, सूरसेन, चेदी, कुरु, इनको जीतकर एक बहुत विस्तृत साम्राज्य, भारत के पहले साम्राज्य मगध साम्राज्य की स्थापना करता है। इसलिए आज हम मगध साम्राज्य के उदय के बारे में बात कर रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत का पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य था। अब मगध साम्राज्य के उदय के कारण देखें तो उसकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति, उसका अनुकूल भौगोलिक स्थिति में होना, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होना, जिसमें खनिज, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन आपकी शक्ति के लिए, आपकी आर्थिक शक्ति के लिए, अपनी सैन्य शक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। जिस देश में संसाधन होते हैं वह देश राज करता है, वह शक्तिशाली होता है। मानव संसाधन, आपको सेना भर्ती के लिए, आपके राजा को सहयोग के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता थी। साथ में सामाजिक संरचना ऐसी थी कि सभी वर्गों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे। तो आइए इनको एक एक करके थोड़ी विस्तार समझने की कोशिश करते। देखो, अनुकूल भौगोलिक स्थिति क्या थी। जो मगध था, मगध की जो राजधानी गिरिब्रह या राजगृह बोलते हैं, जैसे राजगृह या गिरिब्रह, इनको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। इनकी जो राजधानी है, ये जो क्षेत्र प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी, क्योंकि ये पहाड़ियों नदियों से, पहाड़ी व नदी मतलब इनकी जो राजधानी थी वो पहाड़ी और नदियों से घिरी थी, जिससे इन पर कोई सेना आक्रमण करती थी उसको बहुत कठिनाई होती थी और ये आसानी से अपने प्रतिनिधि को पराजित कर देते थे। तो इनकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इनकी जो राजधानियां थी गिरिब्रिज या राजगृह, उनको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी, जिससे ये अन्य महाजनपदों को पराजित कर सके और उनको जीत सके। इसलिए इनकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति ने इनके मतलब मगध साम्राज्य के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद अपन एक प्राकृतिक संसाधन, मतलब यहाँ पे खनिज भी थे, है ना, साथ में यहाँ पे हाथियों की उपलब्धता भी थी। हाथियों की उपलब्धता थी। देखो, खनिज संसाधन से क्या है कि यहाँ पे लोहा, कोयला, ये सारे उपलब्ध थे, जिससे आप अच्छी प्रकार के हथियार बना सके, आप मजबूती से किले का निर्माण कर सके। और साथ में हाथियों का प्रयोग, मगध की सेना में हाथियों का प्रयोग किया, जिससे अपने प्रतिद्वंदियों पे आप अटैक कर सकते हो। हाथियों के सेनाओं से आपको बढ़त मिलती है, आपको शक्ति मिलती है। तो जो प्राकृतिक संसाधन थे, खनिज, लोहा, कोयला, हाथी आदि, इनकी सहायता से आप मजबूत हुए और आप मगध साम्राज्य के रूप में आपका उदय हुआ। अगर मानव संसाधन की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या, आपको पता है ये रीजन जो बिहार और यूपी वाले क्षेत्र में आता है मगध, तत्कालीन बिहार और यूपी वाले क्षेत्र में मगध आता है। आपको पता है कि इस रीजन की ये गंगा जमुना दोआब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक ही है। वर्तमान में भी भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार ही हैं। इसी राज्य में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। यहाँ पर जनसंख्या अधिक थी क्योंकि यहाँ पर भोजन की उपलब्धता अच्छी थी, क्योंकि ये गंगा यमुना वाले दोआब क्षेत्र में था, उपजाऊ भूमि थी, तो खाद्यान्न की व्यवस्था पर्याप्त रूप से हो सकती थी। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या थी जो आपकी सेना की पूर्ति के लिए आपकी आवश्यकता को पूरी कर रही थी। इसके बाद सामाजिक संरचना क्या थी कि यहाँ पे सामाजिक संरचना थोड़ी सरल थी, जिससे आप सभी वर्गों के लोगों को सेना में शामिल कर पाए। जातिवाद क्या था, यहाँ पे कम था। जातिवाद क्या था, कम था। देखो, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदल गई। अब सबके काम बट गए, तो क्षत्रिय का काम था, सेना का काम, लेकिन यहाँ पे जातिवाद कम था और सभी वर्गों के लोग सेना में शामिल हुए। तो आपकी सेना क्या हो गई, बाकी महाजनपदों से बड़ी हो गई, जिससे आप साम्राज्य को संतुलित कर सके, साम्राज्य की शक्ति बढ़ा सके तथा एक बृहद साम्राज्य के रूप में, भारत के पहले के साम्राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। अब हमें देखना है कि मगध साम्राज्य में, देखो, मगध साम्राज्य स्थान का नाम है जो तत्कालीन बिहार और यूपी वाले क्षेत्र में था, है ना। इसकी बात करें, पहला मगध साम्राज्य पहला भारत का साम्राज्य था। इसमें 3 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले हर्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। अपन लिखेंगे अभी, बिंबिसार थे, हर्यक वंश के बिंबिसार। उसके बाद आता शिशुनाग वंश, उसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। और अंतिम वंश था मगध साम्राज्य का नंद वंश। तो इन तीनों साम्राज्य के बारे में, तीनों वंशों के बारे में, जो मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इनने जो शासन किया उनके बारे में अपन देखते हैं। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके ही मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ये इतिहास की विभिन्न
किताबों में या आपने जो पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा। तो अपन अब मगध साम्राज्य के वंशों के बारे में देखते हैं। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों की बात करें तो मगध साम्राज्य में 3 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश का समय 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, शिशुनाग वंश का 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक और नंद वंश का 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक है। नंद वंश के बाद ही भारत में मौर्य वंश आता है, जो भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य है, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अब कहीं कहीं की किताब में आपको एक वंश और मिलता है, बृहदत्त वंश, जिसके राजा बृहदत्त थे संस्थापक, और जरासंध थे। वो महाभारत की कथा मिलता है कि जरासंध और भीम के बीच में मल्लयुद्ध हुआ है ना, जिसमें भीम ने जरासंध को पराजित कर दिया, बाद में वो बृहदत्त वंश समाप्त हो गया। लेकिन ऐतिहासिक रूप में हमें ये 3 ही वंश मिलते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। आपसे क्वेश्चन बनता है कि मगध साम्राज्य से किन वंशों का संबंध था? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। कई परीक्षाओं में मैंने देखा है, कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि मगध साम्राज्य के वंशों का क्रम लिखिए। तो आपको क्रम याद रखना है कि सबसे पहले आया हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिम्बिसार। फिर दूसरे नंबर पे आया शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक शिशुनाग स्वयं था। फिर तीसरे नंबर पे आया नंद वंश, जिसका संस्थापक महापद्मनम था। आपको क्रम याद रखना है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश आया। और आपको याद रखना है कि बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अब अगर अपन बिम्बिसार के बारे में देखें तो बिम्बिसार के समय राजधानी राजगृह या इसी का नाम कहीं कहीं आपको मिलता है गिरी ब्रज था, है ना। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार, जिसने अपनी राजधानी गिरिब्रज राजगृह को बनाया, जो पटना बिहार के पटना वाले क्षेत्र के आसपास था। तो बिम्बिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज थी। इसके बाद अगर अपन देखें, बिम्बिसार बौद्ध के समकालीन था और इसने क्या है कि अपनी विस्तार की नीति में वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। वैवाहिक संबंधों की नीति मतलब क्या था कि देखो, बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों की नीति को एक रणनीति या कूटनीति के तहत प्रयोग किया और उसने जो विरोधी राज्य थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आपको याद रखना है कि बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी एक नीति का प्रयोग किया? वैवाहिक संबंधों की नीति प्रयोग किया। क्योंकि मध्यकाल में इसी पॉलिसी को कौन अपनाता है? अकबर। आप जो देख रहे हैं, राजपूतों से वो जो संबंध बनाता है वैवाहिक संबंध करके, उसने भी साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। क्योंकि इतिहास की विशेषता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास में कई नीतियां बार बार अपने आप को दोहराती हैं। तो वैवाहिक संबंधों की नीति बिम्बिसार ने अपनाई। इधर पे बिम्बिसार संबंध एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि उसने अवंती एक महाजनपद था, अवंती के शासक चंडप्रगोत थे, उसके लिए अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को भेजा। क्या होता है कि अवंती के जो शासक होते हैं चंडप्रगोत, उनको हो जाता है पीलिया, और जीवक है वो किसके राज्य में कार्य कर रहा था? बिम्बिसार के। तो जीवक किसके राज्य में कार्य कर रहा था? बिम्बिसार के राज्य में काम कर रहा था। लेकिन भेजा कहां गया उसको? अवंती के शासक चंडप्रगोत की दवाई करने के लिए बिम्बिसार के द्वारा भेजा गया। तो क्वेश्चन बनता है कि जीवक किसके साम्राज्य का राजवैद्य था? तो किसके साम्राज्य का था? बिम्बिसार के साम्राज्य का राजवैद्य था या मगध के साम्राज्य का राजवैद्य था। तो जीवक और बिम्बिसार का संबंध आपस में है। और भेजा कहां गया है? अवंती के शासक चंडप्रगोत। तो चंडप्रगोत और बिम्बिसार समकालीन शासक थे, है ना। अब इसके बाद क्या आता है? बिम्बिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। बिम्बिसार का पुत्र कौन होता है? अजातशत्रु। बिम्बिसार का पुत्र है अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठता है। तो अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है कब? 492 ईस्वी में। तो बिम्बिसार के बारे में अपन ने देखा, देखो बिम्बिसार के समय की राजधानी राजगृह क्या थी? गिरिब्रज थी। बिम्बिसार ने कहा अपनाई वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। तो बिम्बिसार की हत्या उसका पुत्र करता है। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु जैन धर्म को मानने वाला है। लेकिन अजातशत्रु से जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। 483 ईसा पूर्व में हुई। कहां हुई? राजगृह में। देखो, बौद्ध संगति के बारे में आपसे पूछा जाता है कि शासक कौन था प्रथम बौद्ध संगति का? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। स्थान क्या था? राजगृह। समय क्या था? 483। इसी से
अजातशत्रु से सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु किस किस मत को मानता था? जैन मत को, मतलब वो जैन धर्म को सपोर्ट करता था। लेकिन उसके समय प्रथम बौद्ध संगति भी हुई, क्योंकि देखो शासक ऐसा था जो सहिष्णुता वाला था, मतलब कि वो उसको किसी खास धर्म से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। वो उसका मत जैन धर्म के प्रति झुकाव था, लेकिन वो सभी धर्मों को समान सम्मान देता था, क्योंकि शासक ऐसा होना चाहिए जो सभी धर्मों के प्रति समान निष्ठा रखे, क्योंकि प्रजा विभिन्न धर्मों को मानती है और प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उसे सभी धर्मों का सम्मान करना अनिवार्य हो जाता है। यह शासक का सम्मान करना वर्तमान में भी जो भारत के या किसी देश के प्रमुख होते हैं, उन्हें किसी एक धर्म के के प्रति झुकाव ना रखते हुए सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तभी आप अपने देश का संचालन बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, किसी प्रकार की सांप्रदायिकता पैदा नहीं होगी। तो अब अजातशत्रु के बारे में अपन ने देख लिया, बौद्ध संगति बस उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद उसकी हत्या कौन करता है? उदयन। उदयन तो बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। तो इसीलिए हर एक वंश को क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश। हर एक वंश से एक फैक्ट जोड़ता है कि पितृहंता वंश बोला जाता है, मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश कौन था? हर एक वंश। हर एक वंश का संबंध किससे है? मगध साम्राज्य से। हर एक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। और उदयन से खास उदयन ने पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र जिसे कुसुमपुराई बोला जाता था, गंगा व सोन नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना, जिसका प्राचीन नाम कुसुमपुरावी था, की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने की। आपसे पूछा जाए उदयन का संबंध किस वंश से है, तो हर्यक वंश से। उदयन ने किस नगर की स्थापना की, तो पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र किन दो नदियों के किनारे है, तो गंगा और सोन नदी के। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो कुसुमपुरा। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और इसकी हत्या कौन करता है? नागदशक की हत्या करता है कौन? शिशुनाग। इसकी हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने। नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने। और कौन सा वंश आ गया मगध में? अब कौन सा वंश शासन करने लगा? शिशुनाग वंश। तो देखो, हर्यक वंश से चार राजाओं के नाम पड़े। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा नागदशक। नागदशक की हत्या कौन करता है? शिशुनाग। तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आ गया? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग के संस्थापक कौन है? खुद स्वयं शिशुनाग। शिशुनाग ने स्वयं के नाम पर एक वंश चलाया, जिसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग स्वयं थे। उन्होंने किस वंश के व्यक्ति को मारा था? हर्यक वंश के व्यक्ति को मारा था। मैं आपको बार बार वंशों के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें अगर मगध साम्राज्य में कोई चीज पूछी जाती है तो विभिन्न वंशों के नाम और उनके राजा से जो फैक्ट अपन ने पढ़े हैं महत्वपूर्ण, यही पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। आप क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शिशुनाग के समय राजधानी क्या थी? वैशाली। आपको याद रखना है कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी कहां ट्रांसफर कर दी? वैशाली। ये क्वेश्चन भी बनता है कि पाटलिपुत्र से वैशाली किसने राजधानी स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? तो शिशुनाग के समय राजधानी कौन थी? वैशाली, जो नेपाल और बिहार वाले क्षेत्र में आती है। और अब इसके बाद क्या है कि इनके पुत्र थे कालाशोक। इनके पुत्र कौन थे? शिशुनाग के पुत्र कौन थे? कालाशोक। इनके समय पर द्वितीय बौद्ध संगति हुई। इनके समय पर कौन सी बौद्ध संगति हुई? द्वितीय बौद्ध संगति हुई। तो इसका स्थान क्या है? वैशाली। स्थान क्या है? वैशाली। तो प्रथम बौद्ध संगति जो अजातशत्रु के समय होती है, द्वितीय होती है शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति में शासक कौन है? कालाशोक। स्थान क्या है? वैशाली। तो कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। साथ में एक काम और किया था कि उसने वैशाली से राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। मतलब पिता ने वैशाली रखी, पुत्र ने क्या कर दी? पाटलिपुत्र। देखो, सबसे पहले उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया, उसके बाद राजधानी वैशाली के बाद पुनः क्या हुई? पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया? तो आपका उत्तर आएगा कालाशोक। आपका उत्तर क्या होगा? कालाशोक। पुनः किसने बनाया? कालाशोक ने। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। ये बात आपको याद रखनी है। अब
एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि ग्रंथ, उसमें बोलते हैं कि कालासुक के 10 पुत्र थे, बाद में उसकी हत्या किसने की? महापद्मनंद ने की और नंद वंश की स्थापना की, है ना। और महापद्मनंद के समय भी राजधानी पाटलिपुत्र रही। महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि पहला भारत का साम्राज्य निर्माण करता कौन है? महापद्मनंद है। और इसके 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। इसलिए नंद वंश को कभी कभी नवनंद भी कहा जाता है। 9 नंद, 8 पुत्र एक मिला के। उनमें से इसका एक पुत्र था घनानंद, जो बाद में शासक बना और नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ। ये कई बार पूछा गया है कि सिकंदर का आक्रमण भारत में कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। क्योंकि देखो सिकंदर के बारे में, सिकंदर एक महान राजा था जो भारत पे आक्रमण करने आया था, लेकिन वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से पोरस से लड़ाई करके ही वापस लौट गया था। उसने मुख्य भारत पे आक्रमण नहीं किया। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ये बात आपको याद रखना है। और नंदवंश का संस्थापन कौन था? महापद्मनंद। और इसी घनानंद की हत्या अपने गुरु चाणक्य की सहायता से कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना करता है। देखो घनानंद के बारे में बोला जाता है कि बहुत विद्रोही राजा था, है ना। वो उसने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की दोनों का अपमान कर दिया था। दोनों ने बदला लेने के लिए अपनी गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जो इतिहास में मौर्य वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसी से महान सम्राट अशोक का संबंध भी जुड़ता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि मौर्य में 3 वंश ने शासन किया। हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश बोला जाता है, दूसरा शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक शिशुनाग थे, और अंतिम मगध साम्राज्य का वंश जिसे क्या बोलते हैं? नंद वंश, जिसका अंतिम राजा क्या था? घनानंद। उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। देखो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें तो आपको याद रखना है कि किसे पितृहंता वंश बोला जाता है? हर्यक वंश को। आपको याद रखना है कि वैशाली राजधानी किसने बनाई थी? तो शिशुनाग वंश ने। और पुनः राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? तो कालाशोक ने। अब अपन ने यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित 2 संगतियों की बात की। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय, और द्वितीय हुई थी शिशुनाग वंश के संस्थापक कालाशोक के समय। एक पहला स्थान था राजगृह, दूसरा वैशाली। ये बात आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको मगध साम्राज्य के उदय की विशेषताएं, अनुकूल स्थितियों के बारे में तथा उसके 3 वंशों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में अपन ने महत्वपूर्ण जानकारी देखी, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। जुड़े रहिए जी से, पढ़ते रहिए। नमस्कार।